चलें बेटा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सॉल्यूशंस हमारा ख़त्म हो गया। थर्मोडायनेमिक्स हमारा अभी पेंडिंग है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट बैचेस जो थे दे वर एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट स्पॉट्स, डिफरेंट टॉपिक्स। तो इस वजह से मैंने थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि उसके आपको पता है कि दो पोर्शंस हमारे पास हैं। केमिकल, जैसे इक्विलिब्रियम में आपके पास था केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, दो सेपरेट पोर्शंस। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में दो सेपरेट पोर्शंस आपके पास हैं। वन इज थर्मोडायनेमिक्स पार्ट, अदर इज थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट, राइट। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एक बैच ने थोड़ा सा पढ़ा था, एक बैच ने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा था, और एक बैच ने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सेपरेट ब्रांच है फ्रॉम दैट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो चूंकि सबको पढ़ना अभी बाकी है तो इस वजह से मैं थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। सो लेट स्टार्ट विद द थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात यह है बेटा कि थर्मोकेमिस्ट्री है क्या। आपको पता है कि जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन या कोई फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज कैरी आउट कराते हैं, these physical chemical changes are always associated with the heat changes. The branch of physical chemistry that deals with the study of heat changes which take place in a physical or a chemical change, उसको बेटा थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट थर्मोकेमिस्ट्री के साथ साथ, डेफिनेशन के साथ साथ बेटा आपको आइडिया होना चाहिए थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का भी, ठीक है। ये तो थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। देन वी हैव गॉट वन मोर थिंग व्हाट वी कॉल एज थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, राइट। जब भी आप कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, इस रिएक्शन की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बेटा उनके फॉर्मूला को यूज करके दिखाया जाता है, अगर आप इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एनर्जी चेंजेस भी वहां पे दिखाएंगे, तब जाके इस रिप्रेजेंटेशन को बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, और उसके अलावा आपको यहां पे बेटा 276 किलो जूल्स ऑफ हीट जो है वो भी मिलती है। अब आराम से खुद समझिएगा, ये जो आपके पास रिएक्शन है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ साथ इतनी हीट भी आपको मिल जाती है। तो इस रिएक्शन की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को जब आप अलोंग विद द हीट चेंजेस दिखाते हैं, तब जाके बेटा इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, इसमें इस हीट चेंज को दिखाने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे लिखते हैं बेटा, प्रोडक्ट के साइड से प्लस कुछ भी एनर्जी आपको मिला, या तो फिर आपको इसी एनर्जी चेंज को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच, राइट बेटा। आप साइड में डेल्टा एच लिख देते हैं, -276 किलो जूल्स, वो भी आपके पास थर्मोकेमिकल इक्वेशन की ही रिप्रेजेंटेशन है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो सेकंड पॉइंट वाज, थर्मोकेमिस्ट्री मैंने आपके सामने रख दिया। थर्मोकेमिकल इक्वेशन आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शंस की अलोंग विद द एनर्जी चेंजेस, अलोंग विद द हीट चेंजेस। दैट वाज नंबर टू। नंबर थ्री इज दैट हीट ऑफ ए रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं बेटा। हीट ऑफ ए रिएक्शन क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन को याद रखिएगा, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी आप कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करेंगे बेटा, उस रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें जरूरी करके बेटा कुछ ना कुछ हीट चेंज आ जाता है। अब मसला है कि क्यों? क्योंकि रिएक्शंस के दौरान आपने रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, और उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बेटा आपको हीट जो है वो हमेशा लगती है। और उसके बाद जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, फिर एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और वहां पे नए किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड, और उन बॉन्ड्स के बनते बनते हीट हमेशा रिलीज हो जाती है।
चूंकि प्रोडक्ट साइड से अलग किस्म के बॉन्ड्स बने, रिएक्टेंट साइड से डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स थे, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होने की वजह से यहां से जो हीट देना पड़ता है वो कुछ कंटेंट होता है, वहां से नए बॉन्ड्स बनते बनते जो हीट रिलीज होती है वो डिफरेंट हीट कंटेंट होता है। फाइनली एक नेट हीट चेंज बेटा इस प्रोसेस में जरूर आ जाता है, उसको हीट ऑफ ए रिएक्शन कहा जाएगा। सो हीट ऑफ ए रिएक्शन के सिंपल माने होते हैं बेटा, इट इज द नेट हीट चेंज, राइट बेटा, it is the net heat change that takes place in a reaction, right, when the reactants are completely converted into products। जब आप reactants को बेटा पूरी तरह से convert करोगे into the product, when the reactants are completely converted, when the reactants are completely converted into the products, जब आप रिएक्टेंट्स को पूरी तरह से बेटा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हो, तब जाके जो भी वहां पे नेट हीट चेंज आता है उस हीट चेंज को बेटा हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन एज वेल, ठीक है ना। सो इट इज द नेट हीट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को मैंने, इसमें रिएक्टेंट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू द प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगी। सपोज बेटा मुझे 100 किलो जूल्स हीट जो है रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए देना पड़ा। और ये मान लीजिए कि प्रोडक्ट साइड से बेटा नेट हीट जो है, जब बॉन्ड्स वहां पे बने, नेट हीट जो वहां पे मिली वो मुझे 120 किलो जूल्स मिली। अब आप खुद सोचिए, 100 किलो जूल आपने यहां से दे दिया था, 120 किलो जूल आपको वहां से मिला। क्या नेट में आपको 120 किलो जूल्स मिला या फिर सिर्फ 20 किलो जूल्स? आपको नेट में सिर्फ 20 मिला, बिकॉज 100 जो यहां से दिया था पहले 120 में से वो कॉम्पेंसेट करिए, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 20 किलो जूल बचेगा बेटा, जो कि नेट हीट वहां पे रिलीज हो जाएगी। जो ये नेट हीट चेंज बेटा एक रिएक्शन के दौरान आती है, जो नेट हीट आपको मिलती है या नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है बेटा, उसी हीट को बेटा हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। सो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच बनेगा दैट विल बी इक्वल टू -20 किलो जूल्स, बिकॉज यू नो इस रिएक्शन के दौरान नेट हीट जो है दैट हैज बीन इवॉल्व्ड। और आपको पता है जिन रिएक्शंस में नेट हीट इवॉल्व हो जाए उनको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। एक्सो के लिए डेल्टा एच होता है हमेशा -20। अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में आता है, इट इज सिंपली टेकन एज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वी हैव समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। जबकि आप जानते हैं एंथैल्पी के माने होते हैं हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, राइट। प्रोडक्ट्स का टोटल हीट कंटेंट क्या है, रिएक्टेंट्स का टोटल हीट कंटेंट है क्या है, इन दोनों की डिफरेंस जो है बेटा वो आपको बताएगा वहां पे डेल्टा एच कितना होगा, ठीक है ना। सो हीट ऑफ ए रिएक्शन डेल्टा एच जो है इसको सिंपली डिफाइन किया जाता है एज द समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वी हैव समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर इस रिएक्शन की बेटा बात की जाए, रिएक्टेंट्स के पास अपना कुछ एंथैल्पी कंटेंट था, उसको मैंने समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कहा। कुछ भी था उसको मैंने समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कहा। उसके बाद जो मैं यहां पे हीट सप्लाई कर रहा हूं बेटा, ठीक है, 100 किलो जूल्स मैंने हीट सप्लाई किया, वो ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स का है ना एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स का है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब वहां पे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनते बनते 120 किलो जूल्स बेटा वापस मिल गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि रिएक्टेंट को बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहां से मैंने 100 किलो जूल्स दे दिया था, लेकिन प्रोडक्ट बनते बनते वहां से जो 120 मिला, 120 में से एक तो वो 100 वापस मुझे मिला बेटा, उसके अलावा सिर्फ वहां से 20 नेट रिलीज हो गया। सो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है बेटा वो 20 किलो जूल्स कम हो गई। जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट 20 किलो जूल्स कम हुई एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड, जाहिर सी बात है बेटा नेगेटिव टर्म इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर द पॉजिटिव टर्म और डेल्टा एच का साइन जो होगा वो नेगेटिव बनेगा। इन केस अगर मैं यहां से 120 किलो जूल्स देता और वहां से सिर्फ 100 किलो जूल्स बेटा रिलीज हो जाती, राइट बेटा, तो नेट में आपके पास प्रोडक्ट के पास आप नेट में प्रोडक्ट साइड से बेटा 20 किलो जूल्स ऐड हो चुके थे। So enthalpy of product was greater by in comparison to reactant by 20 kilojoules। जब पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म से डोमिनेट करेगी, डेल्टा एच जो है वो आपके लिए पॉजिटिव आ जाएगा। सो जब भी आप हीट्स ऑफ रिएक्शंस की बात करोगे बेटा, डेल्टा एच जो भी वहां पे आएगा इट कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन क्या रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है।
अगर हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई जिसमें नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, वहां पे आपको फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस जब नेट हीट एब्जॉर्ब हुई, फाइनल एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और ऐसी रिएक्शंस के लिए बेटा डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वहां पे नेट हीट जो है बेटा वो इवॉल्व हो जाती है और डेल्टा एच जो है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। ये आपके पास बेटा तीसरा एक बेसिक पॉइंट था कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको दिखाया जा सकता है बेटा, एंडोर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, उनमें डेल्टा एच का साइन कैसे रहता है। दैट वाज माय पॉइंट नंबर 3, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहली बात है बेटा, दैट इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट्स ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट्स ऑफ रिएक्शंस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना बेटा बहुत जरूरी है। मे बी डायरेक्टली इस पे सवाल आए या ना आए, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको बेटा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और तो किन किन फैक्टर्स पे हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, सबसे पहले बेटा बात करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसी को कहते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट बेटा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर चेंज हो जाते हैं, मतलब अगर नेचर ऑफ द रिएक्शन चेंज होता है, तब जाके याद रखना बेटा हीट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन सॉलिड को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, सॉरी, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच, दैट हैज बीन फाउंड टू बी -393.5 किलो जूल्स, राइट। लेकिन अगर मैं बस इतना करूं बेटा कि आप इसको पार्शली ऑक्सीडाइज करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आपके पास डेल्टा एच जो है इट इज फाउंड टू बी -283.5 किलो जूल्स। अब देखिए, सबसे पहली बात, दोनों रिएक्शंस का डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब यह है बोथ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मगर बेटा कोई भी दो रिएक्शंस अगर एक्सोथर्मिक हैं, उनका डेल्टा एच सेम हो ये जरूरी नहीं है। डेल्टा एच डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे। अगरचे इनका रिएक्टेंट एक जैसा है, कार्बन ऑक्सीजन, मगर इनका प्रोडक्ट डिफरेंट है, एक में बना है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जाहिर सी बात है बेटा जब वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंट बना तो वहां पे यहां पे डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स बनेंगे, यहां पे डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स बनेंगे। जब बॉन्ड्स वहां पे अलग अलग टाइप्स के बने तो हीट्स वहां पे डिफरेंट रिलीज हो जाएंगी, इजंट दैट बेटा। जब वहां पे डिफरेंट हीट्स रिलीज हुई तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच जो है वो दोनों रिएक्शंस के लिए सेम नहीं होगा बेटा, वो दो रिएक्शंस के लिए अलग अलग होता है। सो हीट ऑफ रिएक्शन जो है सबसे पहले डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि डिफरेंट रिएक्टेंट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं उनमें अलग अलग किस्म के बॉन्ड्स ब्रेक होने हैं, अलग अलग किस्म के बॉन्ड्स बनने हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज आर इन्वेस्टेड एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर बीइंग रिलीज। फाइनली द आउटकम इज डेल्टा एच जो वहां पे होता है बेटा दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। दैट वाज फैक्टर नंबर 1 जिस पे हीट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड करता है। Number 2, it is the amounts of the reactants and products. Amounts of reactants and products, right? This is very simple and very common, ठीक है। तो अगर कभी भी आप कोई रिएक्शन की बेटा बात करोगे, सपोज मैं इसी रिएक्शन की बात करूंगा, अगर मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, आपको डेल्टा एच जो मिलता था दैट वाज -393.5 किलो जूल्स, राइट। अगर आपने 1 मोल ऑफ कार्बन के बजाय 2 मोल्स ऑफ कार्बन को बेटा बर्न कर दिया in presence of the oxygen gas such that it resulted in the formation of twice of carbon dioxide, please remember अगर इसका डेल्टा H1 था और नीचे वाली रिएक्शन का डेल्टा H2 था, इनका डेल्टा H कभी भी एक जैसा नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास बेटा 1 मोल में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट वाज -393.5, लेकिन जब आपने 2 मोल्स इसके बर्न कराए आपको बेटा एनर्जी इतनी नहीं बल्कि ऑब्वियसली इससे डबल मिलेगी, डेल्टा एच विल बी ट्वाइस ऑफ
-393.5, या फिर मैं ये कहूं बेटा इट शुड बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा H1. इज दैट पार्ट क्लियर? सो हीट ऑफ रिएक्शन जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द besides being depending upon nature of the reactants and products, it depends upon the amounts of the reactants and products as well. जितना ज्यादा अमाउंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा उतना हीट चेंज जो है बेटा वो ऑब्वियसली ज्यादा इन्वॉल्व हुआ करती है. दैट वाज फैक्टर नंबर 2 जिस पे ये हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. आई टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर, दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म यूज्ड. एलोट्रोपिक फॉर्म यूज्ड, राइट? सो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स जब आप डिफरेंट रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं बेटा तो वहां पे एनर्जी चेंजेस जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं. जैसे अगर सपोज मैं कार्बन डायमंड की बेटा बात करूंगा, राइट? अगर आप इसको बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? और इसका जो डेल्टा H है दैट इज -393 किलो जूल्स, -393 किलो जूल्स, राइट? लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम कार्बन ग्रेफाइट की बेटा बात करेंगे, इसको भी बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मगर इसका जो डेल्टा H है दैट इज समवेयर अराउंड -393.5 किलो जूल्स. आप खुद अंदाजा लगाइए बेटा, कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट दोनों बर्न हो रहे हैं, 1 मोल बर्न हो रहा है, सेम रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट, राइट? फर्क सिर्फ इतना है यहां पे हमने एक एलोट्रोपिक फॉर्म का इस्तेमाल किया, यहां पर हमने बेटा दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म का इस्तेमाल किया. जो ही आप एलोट्रोपिक फॉर्म्स को चेंज करते हैं क्योंकि इनके बॉन्डिंग पैटर्न्स अलग होते हैं. कार्बन डायमंड में आपको पता है बेटा हर एक कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है, जबकि कार्बन ग्रेफाइट में हर एक एटम सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेता है. जब आप कार्बन डायमंड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने कार्बन के बीच में वो सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा और पर कार्बन आपको 4 बॉन्ड्स बेटा ब्रेक करने हैं. लेकिन अगर आप यहां की बात करेंगे, यहां पे एक कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना लेता है और पर कार्बन मान लीजिए आपने सिर्फ 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़े. जाहिर सी बात है बेटा यहां पे आपको ज्यादा हीट इन्वेस्ट करनी पड़ी बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, यहां पे कम हीट इन्वेस्ट करनी पड़ी बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए. लेकिन जब वहां पे प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बना. जैसा स्ट्रक्चर यहां पे CO2 का है वैसा ही स्ट्रक्चर यहां पर भी CO2 का है. दोनों केसेस में सेम अमाउंट ऑफ हीट बेटा रिलीज हो गया, मगर चूंकि यहां पे एब्जॉर्ब ज्यादा हो गया था, यहां पे एब्जॉर्ब कम हो गया, सो नेट में जो हीट है बेटा वो इस केस में ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू दिस वन. इज दैट पार्ट क्लियर? सो जब भी आप किसी रिएक्शन की बात करोगे उसमें हीट चेंज कितना आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एलोट्रोपिक फॉर्म एज वेल. डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं दे गिव डिफरेंट एनर्जी चेंजेस फॉर द सेम रिएक्शंस. उसके बाद बेटा फैक्टर नंबर 4 जिस पे ये डिपेंड करता है दैट इज द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट? जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं बेटा उनका फिजिकल स्टेट कैसा रहता है वो भी डिसाइड करता है बेटा कि रिएक्शन में हीट चेंज कैसे आएगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बेटा अबाउट दिस वन, मेरे पास रिएक्शन है, इट इज H2 गैस प्लस वी हैव गॉट O2 गैस, राइट? हाफ ऑफ O2 गैस, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस, राइट? मेरे पास यही रिएक्शन फिर से है, it is H2 gas plus we have half of O2 gas, it results in the formation of H2O liquid, right? यहां पे जो एंथैल्पी चेंज आपके पास है बेटा in this particular case that is -286 किलो जूल्स और यहां पर आपके पास सिर्फ होता है -267 किलो जूल्स, राइट? दिस डेटा मे वैरी फ्रॉम बुक टू बुक, उसमें आप कोई ध्यान नहीं दोगे सर ने डेटा इसमें गलत दिया है उस पर प्लीज अपने आप को परेशान ना करें. आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है. जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं बेटा यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कंबाइन होकर वाटर बना गया इन द गैसियस फॉर्म. रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस में HH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, O2 गैस में O डबल बॉन्ड O ब्रेक करना पड़ा, तब जाके आपका बेटा वहां पे H2O बन गया जिसमें OH और OH बॉन्ड्स बनते हैं. एग्जैक्टली यहां पर भी वही करना पड़ा ऑन द रिएक्टेंट साइड, H2 बॉन्ड HH ब्रेक करना पड़ा, O2 बॉन्ड OO ब्रेक करना पड़ा, यहां पर भी H2O में OH OH बॉन्ड्स बन गए, राइट? मगर यहां पे आपके पास जो H2O पहले वेपर फेज में बना था वो असल में यहां पे कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है.
क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ एनर्जी रिलीज हुई, मगर इस प्रोसेस के दौरान उतनी ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बेटा, क्योंकि यहां पे फिजिकल स्टेट आपके प्रोडक्ट का डिफरेंट है। क्योंकि यहां के कंपैरिजन में, जब यहां पे वेपर फेज के कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट बन चुका है, तो वेपर से लिक्विड बनते बनते और भी एनर्जी रिलीज हो जाती है। प्रोसेस तो पहले भी एक्सोथर्मिक थी, लेकिन अब जाके और भी एनर्जी रिलीज हुई। इस वजह से आप देख सकते हैं बेटा, यहां पे एंथैल्पी चेंज जो है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है। So again you can see from there that heat of a reaction जो है it depends upon the physical state of the reactants and products, right? कि जब आप कोई भी रिएक्शन की बात करेंगे, अगर वहां पे फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गया तो वहां पे जाहिर सी बात है बेटा एंथैल्पी चेंजेस विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहां पे एडिशनल एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, जबकि वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे नहीं हुआ था। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट माय फैक्टर नंबर 4, जिस पे हीट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड किया करती है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, that is whether the reaction is carried out at constant volume or constant pressure. जब आप किसी भी रिएक्शन की बेटा बात करते हैं, क्या आपकी रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट हुई या कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट हुई? ठीक है ना? देखो, जब भी आप किसी रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट करते हैं तो वहां पे कोई भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क वगैरह नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि आपने फिक्स्ड पिस्टन यूज किया हुआ है। जब वहां पे कोई भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं हुआ तो वहां पे जो भी सारी एनर्जी चेंज आती है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप किसी रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी आउट करते करते अगर सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्शन के दौरान ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट, तो फाइनल प्रेशर जो होगा वो ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर प्रेशर मेंटेन करना है कांस्टेंट तो वहां पे बेटा एक्सपेंशन वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हुए, फाइनल मोल्स कम होने की वजह से फाइनल प्रेशर कम होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमें वॉल्यूम वहां पे घटाना पड़ेगा, यानी कि कंप्रेशन वर्क विल बी डन। सो जब आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का, चाहे एक्सपेंशन वर्क की बात हो या कंप्रेशन वर्क की बात हो, वहां पे पॉसिबिलिटी होती है बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क की। और वहां पे जो एनर्जी चेंज आती है वो दो रीजंस की वजह से आती है, वन बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड अदर बिकॉज ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क एज वेल। जिस वजह से जो नेट हीट चेंज बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे आती है वो डिफरेंट आती है एज कंपेयर टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ रहे हो बेटा? और इन दोनों के बीच में रिलेशंस भी हमारे पास हैं, वो रिलेशंस आप बेटा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो वी आर एक्चुअली, या पढ़ा होगा, सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर जो है दे रियली आर, दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रीजंस मैंने साथ साथ बता दिए क्यों ये एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है बेटा? दैट वाज फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 6 जिस पे ये डिपेंड करता है बेटा दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है? जब भी आप किसी रिएक्शन की बात करेंगे उसमें अगर बेटा हम किसी भी रिएक्शन को अगर अलग अलग टेम्परेचर्स पे कैरी आउट किया जाए, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे रिएक्शन कैरी आउट करने की वजह से जो हीट चेंजेस होती हैं बेटा वो डिफरेंट होती हैं। सो अगर सपोज आपने रिएक्शन को 300 केल्विन पे कैरी आउट किया, वहां पे कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा, लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को 400 केल्विन पे कैरी आउट करोगे, एंथैल्पी चेंज विल नॉट बी द सेम, क्योंकि जो हीट कैपेसिटीज होती है बेटा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की वो डिफरेंट होती हैं एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स। बात समझ रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट कैपेसिटीज डिफरेंट हुआ करती हैं। दैट्स व्हाई हीट चेंजेस जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं बेटा अपॉन द हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटीज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई हीट्स ऑफ रिएक्शंस आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। और हीट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है बेटा दैट इज गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन व्हिच सेज दैट heat change, the change in the heat capacity in a reaction that's always equal to delta H2 minus delta H1 divided by T2 minus T1। ये इक्वेशन आपको फिर से बेटा मैथमेटिकली बताती है टेम्परेचर T2 हायर टेम्परेचर है, इस पे आपके पास एंथैल्पी चेंज जो है बेटा दैट्स समथिंग डेल्टा H2। टेम्परेचर T1 लोअर टेम्परेचर है, इस पे कुछ एंथैल्पी चेंज है, दैट्स डेल्टा H1। हैड द एंथैल्पी चेंज बीन कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सो T2 T1 पे एंथैल्पी चेंज को सेम होना चाहिए था, या तो डेल्टा H1 या तो डेल्टा H2 या तो इन जनरल डेल्टा H।
मगर किरचॉफ्स इक्वेशन में दो अलग अलग टेंपरेचर्स पे दो अलग अलग एंथैल्पी चेंजेस का लिखना इस बात की तरफ इशारा करता है बेटा कि एंथैल्पी चेंज जो है दैट इज अ टेंपरेचर डिपेंडेंट फंक्शन एंड इट इज इन्वॉल्विंग द हीट कैपेसिटी। तो वो चीज आपको बेटा दिमाग में आ जाएगा कि बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटीज एट डिफरेंट टेंपरेचर्स बेटा हीट चेंज जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर एज वेल। लेकिन ये जो किरचॉफ्स इक्वेशन आपके पास है दैट्स नॉट पर्टेनिंग टू योर सिलेबस, ना ही आपको बेटा इस पे कोई इक्वेशन सॉल्व करना है। हाँ, अगर इक्वेशन याद रहे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द टेंपरेचर जिस पे बेटा हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, राइट। बिसाइड्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन क्या आप रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं इन द प्योर स्टेट या इन द सोल्यूशन फेज, राइट बेटा। So we talk about the factor number 7, whether the reaction takes place in the pure state, whether the reaction takes place in the pure state या solution phase और solution phase, right? मान लीजिए बेटा अगर आपने किसी रिएक्शन को सपोज हाइड्रोजन गैस को आपने आयोडीन गैस के साथ ट्रीट करके बेटा HI गैस बना दिया, राइट। इस रिएक्शन की कुछ न कुछ एंथैल्पी चेंज है, लेट दैट बी डेल्टा H1। लेकिन अगर आपने इसी रिएक्शन को सोल्यूशन फेज में कैरी आउट कर दिया, ठीक है ना, सो H2 गैस और I2 गैस को आपने बेटा वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको आप सिंगल एरो दिखाइएगा, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस HI एक्वियस। तो यहां पे जो एंथैल्पी चेंज है बेटा दैट विल बी डिफरेंट। सेम रिएक्शन H2I2 कंबाइनिंग टू फॉर्म HI इन बोथ द केसेस, लेकिन एक केस में मैंने रिएक्शन को प्योर गैसियस स्टेट में कैरी आउट किया और दूसरे केस में मैंने रिएक्शन को सॉल्यूशन फेज में कैरी आउट किया। एंथैल्पी चेंजेस विल बी डिफरेंट। रीजन, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन फेज की बात करते हैं बेटा वहां पे जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस होती हैं जिसको सॉल्वेशन कहा जाता है दैट बिकम्स एन एडिशनल फैक्टर एंड सॉल्वेशन की वजह से आपको पता है हमेशा एनर्जी रिलीज हो जाता है। So whatever is the enthalpy change in absence of the solvent, in presence of solvent, enthalpy change never remains same. Enthalpy change जो है बेटा that's always different, right? These were some factors जिन पे heats of reactions बेटा depend करता है। अब जाके कुछ factors हमारे पास ऐसे हैं जिन पे heat of reaction depend नहीं करता। उसमें दो important चीजें आपने याद रखनी है। One is the catalyst and the other one is the reaction mechanism। ठीक है बेटा, reaction कितने ही steps में क्यों न carry out हो जाए या एक ही step में क्यों न carry out हो जाए, हीट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और जब कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा करता है बेटा, मगर कैटलिस्ट कभी भी हीट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता। आई कैन एक्चुअली टेक अप दैट ग्राफिकली। सो हीट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। वो कैसे, वो देख ली बेटा। अगर मैं एंथैल्पी को प्लॉट करूंगा एज अ फंक्शन ऑफ रिएक्शन टाइम, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी प्रोफाइल इस तरह का रहता है। मान लीजिए दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, ये रिएक्शन की एंथैल्पी थी, ये बेटा मेरे पास प्रोडक्ट की एंथैल्पी थी, दिस वाज विदाउट कैटलिस्ट, राइट। लेकिन जब मैंने विथ कैटलिस्ट रिएक्शन को कैरी आउट किया, रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो गया, रिएक्शन का पाथ चेंज हो गया। अब जाके बेटा दिस इज बेसिकली द न्यू रिएक्शन पाथ। सो दिस वन इज पाथ 1 एंड दिस वन इज पाथ 2। पाथ 1 इज अनकैटलाइज्ड and path 2 is catalyzed। चूंकि कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड पाथ जो है बेटा इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट चेंज होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दैट रिमेन सेम। सो व्हाटएवर इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सेम इज द एंथैल्पी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एज वेल एंड सेम इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स एज वेल। अब देखिए, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है बेटा इसको कहा जाता है डेल्टा H। अभी आपने देखा था डेल्टा H इज समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है इसको डेल्टा H कहा जाएगा, ठीक है। इसको एंथैल्पी चेंज कहा जाएगा फॉर द रिएक्शन। और आप देख सकते हैं अनकैटलाइज की बात है या कैटलाइज पाथ की बात है बेटा, डेल्टा H जो है दैट रिमेन्स सेम। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो बात भी मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ हीट्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन आएगा। कल इंशाल्लाह इन दो के बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंगली विल बी जस्ट मूविंग इनटू दिस पार्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।